अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। हमारे आज के बायोलॉजी का लेसन है ए सेलुलर लाइफ एंड वायरस, जो कि फेडरल, पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की फर्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर 5 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम पढ़ेंगे पैरासिटिक नेचर ऑफ वायरसेस, इसके अलावा लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज एंड एचआईवी और वायरल डिजीजेस जैसे कि हेपेटाइटिस, हर्पीज और पोलियो के बारे में भी हम पढ़ेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। आज हम डिस्कस करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस के बारे में, यानी कि वायरसेस की क्या खसूसियात होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वायरसेस होते क्या हैं। तो वायरसेस जो हैं वो छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहा जाता है? उसे जिसे कि हम अपनी आम आंख से ना देख सकें, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो वायरसेस हैं वो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट मतलब ये क्या करते हैं, ये मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बनते हैं, ये मुख्तलिफ सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। अब अगर हम साथ में यहाँ पर अगर वायरस के स्ट्रक्चर को देख लें तो हम देखते हैं कि जो वायरस का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही हमें यहाँ पर सिंपल सा लग रहा है, क्योंकि अगर हम आउटर से इनर साइड की तरफ जाएं तो हम देखते हैं कि कुछ वायरसेस जो होते हैं उनके पास क्या मौजूद होता है, एक इन्वेलप या फिर हम कहते हैं कि बबल ऑफ फैट। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि ये इस इन्वेलप ने अंदर वाले स्ट्रक्चर को लिहाफ की तरह से कवर किया हुआ है और इसके अंदर हमें खास किस्म के मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं, जिन्हें के जो किसके होते हैं, प्रोटीन के। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब और इसके साथ हम देखते हैं कि जो वायरस अगर उसकी बात की जाए तो उसमें क्या मौजूद होता है, जो कि हर वायरस में मौजूद होता है। उसमें कैप्सिड है और उसका जेनेटिक मटेरियल। कैप्सिड जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो हमें कवरिंग या कोट नजर आ रहा है, ये कैप्सिड है जो कि प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कैप्सिड। इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें जेनेटिक मटेरियल नजर आ रहा है, जो कि या तो डीएनए हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, आरएनए। अब ये जो कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल है ये तो हर वायरस के अंदर मौजूद होता है, लेकिन जो इन्वेलप है जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कुछ वायरसेस में होता है और कुछ वायरसेस में नहीं होता। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इनके कैरेक्टर्स की, इनकी खसूसियात की कि क्या खसूसियात होती हैं, तो जैसे हमने बात की थी कि जो वायरसेस हैं वो बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटे से होते हैं। और अगर हम देखें कि वो कितने छोटे होते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि तकरीबन 20 से 400 नैनोमीटर इनका डायामीटर होता है। अब अगर हम डायमीटर की बात करें कि डायमीटर क्या होता है, तो जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास वायरस है तो इसके एक एंड से लेके अगर हम दूसरे एंड की बात करें तो ये क्या होगा, ये उसका डायमीटर। तो हम देखते हैं कि जो वायरसेस हैं उनका 20 से 400 नैनोमीटर डायमीटर, जो कि बहुत ही एक छोटा यूनिट है। साथ में हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो जो पैरवो वायरस है उसका डायमीटर होता है 20 नैनोमीटर। इसी तरह से अगर पॉक्स वायरस की बात की जाए तो जो पॉक्स वायरस है उसका डायमीटर होता है
250 नैनोमीटर, और ये बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल होता है। जैसे कि अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो हमें पता है कि बैक्टीरिया जो है वो भी बहुत छोटा, बहुत स्मॉल होता है, लेकिन जो वायरस है वो बैक्टीरिया से भी 1000 गुना छोटा होता है। और जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, बल्कि इनको देखने के लिए एक खास किस्म की माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब अगर हम एक और करेक्टर की बात करें तो हम देखते हैं कि जो वायरसेस हैं उनके पास दो, यानी कि लिविंग जानदारों और नॉन लिविंग जो बेजान अशिया हैं, दोनों तरह के करेक्टर्स मौजूद होते हैं। अभी हम कैसे कह सकते हैं कि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके पास लिविंग करेक्टर्स भी हैं, यानी कि ऐसी खसूसियात भी हैं जो जानदारों की होती हैं और ऐसी खसूसियात भी हैं जो बेजान अशिया की होती हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि किस तरह से हम इन्हें कहते हैं कि ये इनके पास लिविंग करेक्टर है। लिविंग करेक्टर की बात करें तो हम देखते हैं कि जैसे कि जानदार हैं वो क्या करते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि अपने जैसे जानदारों को पैदा कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वो अपने जैसे जानदार बना सकते हैं। तो ये किसकी एबिलिटी है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जानदारों की। लेकिन हम देखते हैं कि जो वायरसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने जैसे जो और वायरसेस हैं वो बना सकते हैं होस्ट सेल के अंदर। यानी जब ये किसी लिविंग सेल के अंदर होते हैं, वो जिस सेल के अंदर होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसका होस्ट सेल है। जब वो किसी लिविंग सेल के अंदर मौजूद होते हैं तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दें, यानी कि जो चीज़ें, जो अशिया लिविंग सेल के लिए ज़रूरी होती हैं, अगर वो हम उसको दे दें तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, दे कैन नॉट बी ग्रोन इन सिंथेटिक कल्चर मीडिया, यानी कि जो हम खुद से कल्चर मीडिया बनाते हैं, वो मीडिया जिसके अंदर हम न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ऐसी चीज़ें देते हैं जो कि एक सेल के लिए ज़रूरी हैं, तो ये उसके अंदर ग्रो नहीं कर पाते। तो ये क्या है, ये इसका नॉन लिविंग कैरेक्टर है। इसके अलावा अगर हम एक और नॉन लिविंग करेक्टर की बात करें, जैसे कि हम बात करें कि कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं कर पाते, तो फिर होता क्या है, ये क्या बना देते हैं, ये क्रिस्टल्स बना देते हैं, जो कि क्या है, जो कि नॉन लिविंग प्रॉपर्टी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो वायरसेस हैं उनके पास लिविंग करेक्टर्स भी होते हैं और नॉन लिविंग करेक्टर्स भी होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम एक और कैरेक्टर की बात करें तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास क्या मौजूद है, वायरस मौजूद है। और ये जो वायरस है, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि इसके पास क्या मौजूद है, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड, इसके पास कोई ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होते। तो इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं कि क्या है, ए सेलुलर। अब ए सेलुलर का मतलब क्या होता है, ए सेलुलर का मतलब ये होता है कि इसके पास सेलुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं दे डू नॉट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर। जो नॉर्मल सेल के अंदर हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं, जैसे कि उसके पास न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडीज, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो वायरस के पास मौजूद नहीं होते। अब ये ए सेलुलर है, इसके पास स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं है, तो फिर ये किस तरह से रिप्रोड्यूस करता है वो हम देख रहे हैं इस डायग्राम की मदद से, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये जो वायरस है और ये जो खास किस्म का वायरस है इसे कहा जाता है बैक्टीरियोफेज। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने ये जो वायरस देख रहे हैं ये है बैक्टीरियोफेज। इसे बैक्टीरियोफेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अब हम देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, जब बैक्टीरिया के सरफेस के साथ अटैच हो गया तो अटैच होने के बाद इसने अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर दिया है बैक्टीरिया के अंदर। अब जब अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देता है तो उसके बाद क्या करता है, ये इसकी मशीनरी को, ये क्या है, इसका होस्ट सेल। जैसे कि हमने बात की थी कि जिस सेल को इन्फेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका होस्ट सेल। तो ये होस्ट सेल की मशीनरी के ऊपर अपना कंट्रोल ले लेता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंटर होने के बाद जो डीएनए है, फेज डीएनए, मतलब इस डीएनए को हम कहते हैं फेज डीएनए, वो होस्ट सेल के डीएनए को उसने छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया है, डिग्रेडेशन कर दिया। और उसके बाद इसके मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए, इसके मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए उसने अपने
कंपोनेंट्स बनाए हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं उसने टेल फाइबर्स बनाए हैं, टेल बनाई है, हेड बनाया है, और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर उसकी असेंबली हुई, और असेंबली होने के बाद उसने इस वायरस को वायरस ने बैक्टीरिया को बर्स्ट कर दिया, और उसके अंदर से ढेर सारी वायरस की कॉपीज निकल आई हैं। जैसे हम देख रहे हैं ये क्या है, ये रिलीज हो रहा है, यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ HIV। और HIV की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो वो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और HIV यानी इस वायरस की अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक HIV वायरस की डायग्राम है। और अगर बात की जाए वायरस की तो हम देखते हैं कि वायरस जो हैं वो बहुत छोटे, बहुत स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, यानी इतने स्मॉल, इतने छोटे कि इन्हें हम आम आंख से नहीं देख पाते, बल्कि ये इतने छोटे हैं कि इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। और जब हम HIV की बात करते हैं तो HIV जो डिजीज़ कॉज करता है उसे कहा जाता है एड्स। और HIV हमारी बॉडी के कौन से सिस्टम को जाके अफेक्ट करता है, तो हम देखते हैं कि जो HIV है वो अटैक करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। और अगर बात की जाए इम्यून सिस्टम की कि इम्यून सिस्टम कौन सा सिस्टम है, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि क्या दिखाया हुआ है कि एक शील्ड की तरह जो क्या कर रहा है, जो मुख्तलिफ वायरसेस, बैक्टीरिया और मुख्तलिफ बीमारी की जो वजह बन सकते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनसे हमें बचाता है। तो इम्यून सिस्टम हमारा क्या है, हमारा दिफाई निज़ाम। जैसे कि हमारी आर्मी जो है वो हमारी हिफाजत करती है, इसी तरह से जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी की हिफाजत करता है। अब HIV करता क्या है, HIV अटैक करता है हमारे इम्यून सिस्टम के खास किस्म के सेल्स को, जिन्हें के CD4 सेल्स कहा जाता है। अब CD4 सेल्स की अगर हम बात करें कि CD4 सेल्स कौन से होते हैं, तो CD4 सेल्स जो हैं वो खास किस्म के वाइट ब्लड सेल्स हैं। HIV उन सेल्स के ऊपर अटैक करता है, और अटैक करने के बाद अपना नंबर बढ़ाता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है CD4 सेल्स के अंदर, यानी कि हम कह सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स के अंदर। और अब अगर हम डिफरेंट स्टेप्स की बात करें, यानी कि HIV जो है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, डिफरेंट स्टेप्स दिखाए हुए हैं, इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है बाइंडिंग का, कि जो HIV वायरस है वो अपने आप को बाइंड करता है CD4 सेल के साथ। सेकंड स्टेप जो है उसमें फ्यूजन है। हम देख रहे हैं कि इसके बाहर जो इन्वेलप मौजूद है वो अपने आप को फ्यूज कर लेता है इसकी वॉल के साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है, थर्ड जो स्टेप है उसमें होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो फोर्थ स्टेप है उसमें होती है इंटीग्रेशन। इसी तरह से फिफ्थ स्टेप जो है उसमें हम देखते हैं रेप्लिकेशन। और साथ में हम देखेंगे कि जो यहाँ पर HIV वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो इसका वरासती मादा है, वो CD4 सेल की मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाता है, अपना जेनेटिक मटेरियल, अपना वरासती मादा बनाता है, रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेशन के बाद असेंबल होती हैं चीज़ें, और असेंबल होने के बाद फाइनली क्या होती है, बडिंग स्टार्ट हो जाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अब न्यू HIV बन के रिलीज होना स्टार्ट हो गए। अब इन सारे स्टेप्स को वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने एक और डायग्राम देख रहे हैं, और थोड़ी डिटेल डायग्राम है, यहाँ पर हम स्टेप्स को वन बाय वन थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने सबसे पहला स्टेप कहा था कि बाइंडिंग होता है, और बाइंडिंग में हम देखते हैं कि होता क्या है कि जो HIV वायरस है, जो कि हमें पता है कि इन्वेलप्ड वायरस है, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इसके बाहर एक गिलाफ की तरह का स्ट्रक्चर है, और उसके ऊपर भी हमें खास किस्म के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें ये डंडे डंडे से नजर आ रहे हैं इसके ऊपर। ये जो ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये जो CD4 सेल के ऊपर मौजूद रिसेप्टर हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहे हैं, ये जो हमें यहाँ पर येलो की बॉल सी नज़र आ रही हैं, ये इसके ऊपर मौजूद ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स हैं। HIV वायरस जो है वो अपने आप को फ्यूज़ करता है होस्ट सेल की सरफेस के साथ।
वायरस जिस सेल को अटैक कर रहा होता है उस सेल को कहा जाता है कि वो उसका होस्ट सेल है। तो यहाँ पर होस्ट सेल कौन सा सेल है? CD4 सेल। और CD4 सेल के रिसेप्टर के साथ ये स्ट्रक्चर अपने आप को बाइंड करेगा और HIV जो है वो क्या करेगा, वो अब यहाँ पर बाइंडिंग का फेज कंप्लीट होने के बाद उसके बाद सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाता है जिसमें फ्यूजन होती है। मतलब ये कि सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है फ्यूजन। अब इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि HIV RNA, अब यहाँ पर जब हमने HIV वायरस देखा तो हमें पता है कि HIV वायरस के पास क्या मौजूद होता है? जेनेटिक मटेरियल, यानी उसका वरासती मादा। उसका वरासती मादा जो है वो होता है RNA। उसके अलावा उसके पास ख़ास किस्म के एंजाइम मौजूद होते हैं जिनमें अगर हम बात करें तो एक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और इसी तरह से इसके पास मौजूद होता है इंटीग्रेज, और कुछ ख़ास किस्म की वायरल प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जो इसको मदद कर देती हैं ताकि ये होस्ट सेल के अंदर चला जाए। अब जब ये होस्ट सेल के अंदर चला जाता है तो उसके बाद आता है थर्ड स्टेप जिसे कि हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो उसके लिए पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जो नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या होती है। नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन में DNA से क्या बनता है? RNA बनता है। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि DNA से RNA जो बनने का अमल है उसे हम कहते हैं कि वो है ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब रिवर्स की बात करते हैं तो रिवर्स का क्या मतलब है कि उसका उलट होगा यहाँ पर। अब ये जो HIV है इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है, जो वरासती मादा है, वो किस फॉर्म में होता है? वो होता है RNA की फॉर्म में। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। वायरल RNA जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से किस में कन्वर्ट हो रहा है? अब वो RNA से क्या बन रहा है? RNA से बन रहा है DNA। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि RNA से क्या बना है? RNA से बना है DNA। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये क्या है? ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पर हमने बात की थी कि जो HIV है उसके पास एक और एंजाइम भी मौजूद है जिसे कि इंटीग्रेज कहा जाता है। अब इंटीग्रेज जो है वो वायरल DNA को इंटीग्रेट कर देता है, शामिल कर देता है जो होस्ट का DNA है, और यहाँ पर होस्ट है CD4 सेल्स, वाइट ब्लड सेल की एक टाइप है, तो वो यहाँ पर इंटीग्रेट हो जाएगा। यानी कि अब अगर हम बात करें तो हम कौन से स्टेप की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फोर्थ स्टेप की जो कि है इंटीग्रेशन। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वायरल DNA जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ पर? न्यूक्लियस में, ताकि वो क्या हो? वो इंटीग्रेट हो जाए होस्ट के DNA के साथ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला जो DNA है ये DNA था जो कि वायरल DNA। अब इसके साथ एंजाइम मौजूद है इंटीग्रेज जो कि मदद करता है इस DNA को होस्ट DNA के साथ इंटीग्रेट होने में, शामिल होने में। अब यहाँ पर जब ये इसके साथ बन गया तो अब हम इसको नाम देते हैं कि ये क्या है? ये अप्रो वायरस है। अब ये क्या करता है? ये होस्ट की मशीनरी को इस्तेमाल करेगा और होस्ट की जो मशीनरी है उसको इस्तेमाल करते हुए अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी कॉपीज बनाएगा। यानी कि अब हम क्या कह रहे हैं कि क्या हो रही है? रेप्लिकेशन हो रही है। न्यू वायरल RNA इज यूज्ड एज जीनोमिक RNA, यानी कि यहाँ पर अब क्या बन रहा है? जो HIV का जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पर बनेगा, उसकी ढेर सारी कॉपीज बनेंगी। उसके अलावा जो वायरल यहाँ ऊपर हमने देखे थे डिफरेंट एंजाइम्स वो भी बनते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स बनते हैं। और यहाँ पर जो हमने देखा था कि ये वाला जो RNA है, इस RNA से डिफरेंट प्रोटीन्स बनती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वायरल प्रोटीन्स हैं वो भी बनती हैं, क्योंकि एंजाइम जो हैं वो भी प्रोटीन है। इसके बाद जैसे से कि 6 स्टेप की बात करें तो 6 स्टेप में हम देखते हैं कि वायरल RNA प्रोटीन्स जो है वो मूव होना स्टार्ट होती हैं, यानी कि उनकी असेंबली स्टार्ट हो जाती है, वो असेंबल होना स्टार्ट हो जाते हैं ताकि एक न्यू इमेच्योर HIV बने। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक न्यू इमेच्योर HIV जो है वो बन रहा है।
उसके बाद अगर हम सेवेंथ स्टेप की बात करें कि जैसे कि हमने ऊपर बात की थी, जो सेवेंथ स्टेप है वो बडिंग या फिर हम उसको रिलीज का नाम भी देते हैं। अब उसमें क्या है, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि वायरल डिफरेंट प्रोटीन्स भी बन गई थी, उसका जेनेटिक मटेरियल बन गया, डिफरेंट एंजाइम्स जो थे वो भी बन गए, उनकी असेंबली हो गई। उसके बाद जो वायरस है वो मेच्योर होगा और एक ख़ास किस्म का जो एंजाइम है प्रोटीएज वो रिलीज़ होता है, जिससे हमें पता लगता है कि जो मेच्योर एचआईवी है वो बन चुका है। और जब मेच्योर एचआईवी बन जाता है तो जैसे बडिंग होती है उस तरह से ये एचआईवी इसमें से बड जो है वो सेपरेट हो जाता है और हम देखते हैं कि एक मेच्योर एचआईवी वायरस या एक मेच्योर विरियन जो है वो अलग हो गया है और अब ये जो वायरस है ये और CD4 सेल्स को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि एक CD4 सेल में से, एक वाइट ब्लड सेल में से बहुत सारे एचआईवी वायरस निकलते हैं और वो उसको, इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं।